हेलो दोस्तों, ओके कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप में से जो लोग भी कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास नहीं लिए हैं, फटाफट से ले लीजिए। कैसे लेना है आप सभी को पता है। 7080884759 पर जाइए, व्हाट्सएप करिए। यहाँ पर देखिए नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस नंबर पर जाकर के आप लोग व्हाट्सएप करिए या फिर फ़ोन करके बोल दीजिए कि सर हमको ऑनलाइन क्लास में एडमिशन लेना है। तो आपको प्रक्रिया बता दी जाएगी कि कैसे कैसे लेना है, कैसे पेमेंट करना है, सब कुछ आपको डिटेल बता दिया जाएगा। और जल्दी से आप लोग ले लीजिए, नहीं तो एक एक दिन करके क्लास आगे खिसकती जाएगी और आपका जो कोर्स है वो पीछे होता जाएगा। बाकी इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है क्लास की, वो पहले वीडियो मैंने बता दिया है। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं जाकर के उस वीडियो को देख लें। आज से हम लोग जो कक्षा 10 का साइंस है, विज्ञान है, उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जिसमें आज हम लोग कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहला ही चैप्टर विज्ञान का रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान से आता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो जब भी रसायन विज्ञान की परिभाषा की बात आए तो आपको 2 से 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहला कि रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर पदार्थ, पूरी ब्रह्मांड का, पूरी दुनिया का कोई एक पर्टिकुलर पदार्थ ले लीजिए, आप अपने आप को ही ले लीजिए। अगर आप अपने आप के बारे में, संगठन के बारे में पढ़ने लग जाएं, संगठन का अध्ययन करने लग जाएं, कहीं सर ये कौन सा भारी भरकम शब्द दिखाई दे रहा है, संगठन क्या होता है? तो संगठन का मतलब ये होता है कि आप जिन कणों से मिलकर के बने हुए हैं उनके बारे में अगर आप खोज में निकल जाएं कि भगवान ने हमको किन किन कणों से मिला करके बनाया है, तो उन्हीं कणों को बोला जाएगा कि आपका संगठन है। यानी कि जिन तत्वों से आपके पूरे शरीर का निर्माण हुआ है उन्हीं को कहा जाता है संगठन। उसी तरीके से पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा पदार्थ जिन कणों से, जिन तत्वों से मिलकर के बना होता है उन्हें ही उसका संगठन कहा जाता है। अगला है संरचना। अब जो संगठन है यानी जो तत्व हैं वो जाहिर सी बात है बिखरे हुए तो होंगे नहीं। आप हमें को ले लीजिए, हमारे अंदर जितने भी तत्व होंगे, जितने भी मटेरियल होंगे, जितने भी पदार्थ होंगे, जितने भी कण होंगे, वो सब ऐसे इधर उधर कहीं भी तो अरेंज होंगे नहीं। वो एक पर्टिकुलर संरचना, एक संरचना में, हमेशा एक निश्चित संरचना में होते हैं, तो उसके बारे में अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान के अंदर। तो पहला हो गया संगठन, यानी कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, और फिर जो कण है, वो जो तत्व हैं, वो किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरीके से आपस में जुड़ करके संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे अगर मैं जल की बात करूं तो जल किन कणों से मिलकर के बना है, किन तत्वों से मिलकर के बना है? तो आप जानते हैं जल का सूत्र होता है H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन तथा एक ऑक्सीजन से मिलकर के निर्माण हुआ है जल का। तो ये हो गया आपका संगठन। अब इसकी संरचना क्या है? तो अब संरचना अगर आप देखेंगे तो हालांकि अभी मैं आपका कक्षा 10 का लेवल का संरचना इसकी बना रहा हूँ, तो इस तरीके से होती है H2O की संरचना। लेकिन यही जब आगे जा करके जब आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे, डिटेल में इसको पढ़ेंगे, तो H2O की ऐसी संरचना ना होकर के आपको मिलेगी, बेंट स्ट्रक्चर इसकी होती है, ऐसी संरचना होती है, थोड़ी सी वी शेप की होती है, ऐसे मुड़ी हुई संरचना होती है। यानी कि H2O जल के एक कण की जो संरचना होती है कुछ इस तरीके से होती है। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? संगठन। दूसरा क्या पढ़ेंगे? संरचना। और तीसरा पढ़ेंगे उसका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है कि यदि उस पदार्थ को जलाया जाए तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन गैस प्रवाहित किया जाए तो क्या होगा, है ना। यानी कि वो दूसरे केमिकल से, दूसरे पदार्थों से किस प्रकार अभिक्रिया करता है, उसे ही कहा जाता है उसका रासायनिक गुण। तो कुल मिलाकर के इन 3 बातों का जब अध्ययन किया जाए किसी भी एक पर्टिकुलर पदार्थ के बारे में, तब उसे कहा जाएगा कि आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। अगर इन तीनों बातों में से किसी का भी आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो आपको माना ही नहीं जाएगा कि आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो रसायन विज्ञान पढ़ने, अध्ययन करने की क्राइटेरिया 3 है: संगठन, संरचना और रासायनिक गुणधर्म। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी कि रसायन विज्ञान की
वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के संघटन, संरचना तथा उसके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी शाखा को रसायन विज्ञान कहा जाता है। जिनको नहीं पता है नोट कर लें, मैं बोलते भी रहूँगा, परिभाषाएं कुछ जो रहेंगी उसको मैं बोल दूंगा, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक ना। बाकी कुछ ही समझ यहाँ पे लिखते हैं। अगला इसमें स्टार पॉइंट लगा के लिख लीजिएगा कि जो रसायन विज्ञान के जनक हैं, रसायन विज्ञान के पापा यानी कि पिता, उनका नाम है लेवासिए। तो लेवासिए को कहा जाता है रसायन विज्ञान के जनक। लेवासिए इंग्लिश में आप देखेंगे तो लेवाइजर लिखा रहता है, अभी आप लेवासिए शब्द से उनको जानिए। लेवासिए एक वैज्ञानिक का नाम है जिनको रसायन विज्ञान का जनक यानी कि पिता कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया कि रसायन विज्ञान क्या है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है भौतिक गुणधर्म। यही से अपने चैप्टर की शुरुआत होती है, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने से पहले हमको परिवर्तन पढ़ना पड़ेगा, और परिवर्तन होता है दो प्रकार का। पहले प्रकार को बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। अभी भौतिक परिवर्तन कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। तो भौतिक परिवर्तन कुछ नहीं है, भौतिक परिवर्तन कुछ नहीं है। तब क्या है? तो भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो। सर अवस्था से क्या मतलब है? अवस्था का मतलब ये है ना कि अगर वो ठोस है तो पता चला अगर वो पिघल करके द्रव बन गया तो इसको भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा। कोई द्रव है उसको आपने गरमा दिया और गरमाने के बाद वो गैस में बदल गया तो इसको भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? जैसे हम लोग अगर बर्फ लें, इसमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया भी है, अगर आप बर्फ लेंगे तो बर्फ को अगर आप थोड़ा सा गर्मी देंगे, धूप में रख देंगे, हीट करेंगे तो पिघलने लग जाएगा और पिघल करके द्रव में बदल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है? अवस्था का परिवर्तन हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? तो आप देखेंगे ठोस से बर्फ किस में होता है? बोलो, ठोस में होता है। ठोस से किस में बदल गया है? द्रव में। तो ठोस भी क्या है? पदार्थ की अवस्था होती है। द्रव भी क्या है? पदार्थ की अवस्था होती है। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। और क्या चीज हो सकती है भौतिक परिवर्तन के अंदर? तो वो है आकार में परिवर्तन। अब बर्फ को ही ले लेते हैं दोबारा से एग्जाम्पल में। तो बर्फ को अगर आप देखेंगे, मान लीजिए इतना बड़ा बर्फ है, थोड़ी देर तक अगर वो पिघलेगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से किसी भी चीज को हम लोग ऐसे आकार में परिवर्तन अगर कर दें, मान लीजिए अगर एक रबर की गेंद हो, है ना, रबर की गेंद हो या रबड़ हो, मान लीजिए मार्कर जो अगर रबड़ हो, इसको अगर ऐसे तान दिया जाए, खींच दिया जाए और अभी इतना छोटा दिख रहा था, अभी ये इतना लंबा हो जाए, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। किस में परिवर्तन हुआ? इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ। अभी मार्कर छोटा था, इसको हमने पकड़ के इसे खींच दिया, इतना बड़ा हो गया। अब ये जो परिवर्तन हुआ है इसको कहा जाएगा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि यह परिवर्तन इसके आकार में परिवर्तन हुआ है, यानी उसकी लंबाई का मतलब है आकार, चौड़ाई का मतलब है आकार, मोटाई का मतलब है आकार, है ना। अभी आप एकदम दुबले पतले दिख रहे हैं, आगे जैसे शादी हो जाएगी एकदम बढ़िया खाने को मिलेगा और खा के एकदम मोटा जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे एकदम, यानी कि आपके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। उसको रासायनिक मत मानिएगा। कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। तो मेरे ख्याल से क्लियरिटी आ गई होगी कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी पदार्थ की अवस्था तथा आकार में परिवर्तन होता है। मैं जो बोल रहा हूँ वीडियो रोक करके आप लोग लिखते जाइएगा, या फिर इसका हैंड रिटन नोट्स, हाथ से लिखा हुआ नोट भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जा करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल जिनको नोट्स बनाने का शौक है वो लोग वीडियो रोक करके लिखते जाएंगे। तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा बता दिया, क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जिनमें किसी पदार्थ की अवस्था तथा उसके आकार में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। अब एक बात और ध्यान में रखनी कि क्या नहीं परिवर्तित होता है, वो है संघटन। संघटन परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर संघटन परिवर्तित हो गया तो वो कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक। संघटन परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अब सोचिए सर, अब संघटन क्या है?
संगठन का मतलब मैं आप ही का एग्जाम्पल बार बार दूंगा ताकि आप अपने आप को रिलेट करके बहुत बढ़िया समझ पाएँ। एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल्स हैं, 4 5 6 7 बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं जानबूझ करके आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप अपने आप को रिलेट करके अच्छे तरीके से साइंस को समझ पाएँ। जैसे मान लीजिए आपकी शरीर जिन भी तत्वों से मिलकर के बनी है, अभी जिन भी तत्वों से मिलकर के बनी है, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि आप मोटा जाएंगे, है ना, कुछ दिनों बाद खाएंगे ठूस ठूस के एकदम मोटे हो जाएंगे, या बहुत अगर मोटे हैं तो पता चला जिम उम जाएंगे तो पतले हो जाएंगे। तो आप सोच करके बताइए कि क्या जब आप पतले से मोटे होंगे तो क्या आपके अंदर जो पदार्थ हैं, जो जिन तत्वों से आपका मिल करके शरीर बना है, क्या वो तत्व बदल जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो सारे के सारे तत्व वही रहेंगे, बस आपका आकार बदल जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर तत्व ही बदल गए तो पता चला आप मनुष्य से पता चला एनिमल जानवर में कन्वर्ट हो गए, या एलियन में कन्वर्ट हो गए, या किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि जिस चीज़ का तत्व आपके अंदर आ जाएगा आपको ऐसा ही बिहेव करने लग जाएंगे। मैं एक बढ़िया एग्जांपल से ही समझाता हूँ, साइंस वाले एग्जांपल से ही समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं बर्फ़ का एग्जांपल ले रहा था। बर्फ़ या जो कि ठोस अवस्था में होता है, इसका संगठन क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है? H2O। H2O का मतलब क्या कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। लेकिन इसको आपने थोड़ा सा गर्म जगह पे रखा, धूप में रख दिया, और बर्फ जो है पिघल करके, ये जो बर्फ थी ये पिघल करके द्रव में बदल गई, है ना। ये थी देखिए बर्फ, और पिघल करके थोड़ी देर बाद ये द्रव में कन्वर्ट हो गई, पानी यानी कि जल में कन्वर्ट हो गई। तो जल का भी सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है? H2O ही होता है। तो क्या ठोस से द्रव में बदलते समय या बर्फ से जल में बदलते समय क्या इसके संगठन में कोई परिवर्तन आया क्या? तो कोई परिवर्तन नहीं आया। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यहाँ भी है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यहाँ भी है, इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो यही बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब होता है, कैसे होता है, अभी मैं रासायनिक में आपको समझाने वाला हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो जायज़ सी बात है कोई नया पदार्थ भी नहीं बनेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, जब संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो जो पहले था वही बना रहेगा। जब उसके अंदर जब जो H2O था, H2O यहाँ भी है, तो क्या जल में कुछ परिवर्तन होगा? नहीं हुआ। संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ से यहाँ आने में कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। क्लियर है बात? तो ये हो गया पूरा का पूरा भौतिक परिवर्तन। इसको आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। एक बार फिर से परिभाषा को रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी भी पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें केवल अवस्था तथा आकार में परिवर्तन होता है, परंतु उनके संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तनों में सामान्यतः कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। जैसे करके बर्फ का गलना, बर्फ का जमना, या जल का वाष्प में बदल जाना, इस तरह के जो भी परिवर्तन हैं ये सभी के सभी परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में आते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा भौतिक परिवर्तन अभी खत्म। अब आते हैं तीसरे टॉपिक, रासायनिक परिवर्तन पर। रासायनिक परिवर्तन क्या है उसी का उल्टा कर लीजिए। यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले संगठन पे। तो रासायनिक परिवर्तन में इसका रासायनिक संगठन बदल जाता है। रासायनिक संगठन बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। तो रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन बदल जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ, यही रासायनिक अपक्रिया का भी एग्जांपल हो जाएगा, और मैं इसका वीडियो भी आपको इसी क्लिप में ऐड कर दूंगा। मैं इसका वीडियो बना के रखा हूँ, आप देख लेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। होता है मैग्नीशियम रिबन, आपने नाम सुना होगा। एनसीईआरटी का सबसे पहला ही रिएक्शन है मैग्नीशियम रिबन वाला। मैग्नीशियम रिबन मैं ला के कभी आपको क्लास में भी दिखा दूंगा, मेरे पास है। तो मैग्नीशियम को जैसे ही जलाया जाता है, जब इसको हम लोग जलाते हैं, जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाना। जलाने का अर्थ क्या है? जलाने का अर्थ होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाना। तो जैसे ही आप मैग्नीशियम को जलाएंगे तो जलाने के बाद ये बदल जाता है MgO में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में।
तो अभी शुरुआत में क्या था, ये शुरुआत में Mg था यानी कि मैग्नीशियम था, लेकिन जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया यानी कि जब इसको जलाया गया तो जलाए जाने के बाद ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो शुरुआत में, अभी देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे सर O2 था, O2 कहाँ गया, तो ये है संतुलन। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित किया जाता है। तो अभी देखिए बराबर हो जाएगा, ये है देखिए मैग्नीशियम को यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, बराबर हो जाएगा 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, ये देखिए 2 ऑक्सीजन, ठीक ना। ये कैसे हुआ है, क्यों मैं लगाया हूँ, ये सब कुछ आपको मैं सिखाऊंगा अभी आने वाले टॉपिक्स में। कल वाले लेक्चर से ही आपका संतुलन शुरू हो जाएगा, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित किया जाता है। फिलहाल के लिए भैया आप इस पे फोकस करिए कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। आप एक कागज लीजिए, कागज को आप जलाइए। जैसे ही कागज को आप जलाएंगे तो देखेंगे जो कागज अभी सुंदर सा एकदम दिख रहा था, सफेद सफेद, वो किस में बदल जाएगा, काला हो जाएगा। यानी कि जो कागज का संघटन था वो ऑक्सीजन से जलाने के बाद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके किस में कन्वर्ट हो गया है, कार्बन में कन्वर्ट हो गया है, जिसका कलर काला होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उसका रासायनिक संगठन बदल जाता है। क्लियरिटी आ गई एकदम। दूसरे पॉइंट पे अगर हम फोकस करें तो दूसरा पॉइंट है नए पदार्थ का बनना। जैसी बात है, जब रासायनिक संगठन ही बदल जाएगा तो पदार्थ भी एकदम नया हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए शुरुआत में मैग्नीशियम था, लेकिन जैसे ही आप इसको जलाएंगे तो जलाने के बाद एकदम बहुत खतरनाक ज्वाला में जलता है। खतरनाक ज्वाला का मतलब है सफ़ेद एकदम होती है। आप कभी वेल्डिंग करते हुए किसी को देखे होंगे तो वेल्डिंग जैसे जलता है ना, आप डायरेक्ट उस पर नहीं देख सकते हैं, वैसे ही मैग्नीशियम भी जब जलेगा तो आप डायरेक्ट अपनी नंगी आंखों से उसको नहीं देख पाएंगे, एकदम वेल्डिंग जैसा जलता है, ठीक ना। और देखिए जलने के बाद, मैग्नीशियम जलने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। यानी कि शुरुआत में था मैग्नीशियम, अभी एक नया पदार्थ बन गया है, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक ना। इसके अलावा एक और व्यवहारिक एग्जाम्पल जो आप सभी लोग जानते हैं वो है दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना, शुरुआत में क्या था बोलिए, दूध था, लेकिन दूध को जैसे आप जमाएंगे तो दही बन जाएगी। यानी कि पूरी तरह से एक नया पदार्थ बन जाएगा जिसका गुण पहले वाले पदार्थ से एकदम अलग होगा, जिसका गुण पहले वाले पदार्थ से एकदम अलग होता है। दही आप खाएंगे तो उसमें दूध का स्वाद नहीं मिलेगा, दूध आप खाएंगे तो दही का स्वाद उसमें नहीं मिलेगा। तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसमें अगर आपको पहचानना हो कभी कि रासायनिक परिवर्तन कब हो रहा है तो 2-3 बातें अगर आप ध्यान देंगे तो आराम से पहचान लेंगे। पहला कि यदि कोई चीज़ जल रही है, अगर कोई चीज़ जलेगी तो 100% उसमें रासायनिक परिवर्तन ही होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ जलती है तो वो जलती ही तभी है जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है, जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तभी वो जाकर के जलती है। तो अगर वो अभिक्रिया होगी तो जैसे बात है रासायनिक परिवर्तन होगा, नया पदार्थ बनेगा। वहीं पे सड़ने की अगर हम लोग बात करें तो यदि कोई चीज़ सड़ती है ना, खराब होती है, जैसे आप खाना ले लीजिए, है ना, रोटी बना करके छोड़ दीजिए टिफिन में, मान लीजिए भूल गए गलती से, 3-4 दिन बाद याद आया, अरे यार रोटी बनाए थे एकदम सुंदर सुंदर गोल गोल, इतनी पहली बार बनाए हुए थे और वो भी भूल गए खाना। अब जैसे टिफिन आप जाके खोलेंगे ना, पहले तो उसमें वाइट लगा हुआ दिखेगा और दूसरी बार जो स्मेल आएगी खतरनाक एकदम, यानी कि वो रोटी जो एकदम ताज़ी थी जब आप बनाए थे अभी वो खाने लायक नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि जब आप रोटी बनाए थे ताज़ी ताज़ी तब पदार्थ कुछ और था, तब वो पदार्थ कुछ और था, और अभी जब आप टिफिन खोले हैं तो अब वो पदार्थ कुछ और है, यानी वो पदार्थ बदल गया, धोखा दे दिया, है ना। इसीलिए अब ये जो नया पदार्थ बना है, जो स्मेल कर रहा है, महक रहा है, सड़ा हुआ है, वो खाने लायक नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल से देखिए, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बस वीडियो लंबा होगा, तो अगर आपको नहीं समझाएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं और भी एग्जाम्पल देकर के आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से समझ में आता जा रहा होगा, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। तो दूध से दही का बनना, सड़ना, जैसे मैंने बोल दिया, रोटी को आप याद कर लीजिए, कोई भी चीज़ का सड़ना ले लीजिए, है ना, तो वो भी हमेशा रासायनिक परिवर्तन में ही आता है। अगला है पकना।
पकने को भी अगर आप देखिए कच्चा आलू खा के देखिए, कच्चा आलू अगर आप खाएंगे, कच्ची सब्जी आप खाएंगे तो उसका स्वाद एकदम अलग होता है, लेकिन वही अगर आप पका के खाएंगे तो उसका स्वाद एकदम अलग होता है ना। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिनके द्वारा उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है और एक ऐसा नया पदार्थ बनता है जो देखने में आपको लगेगा तो वही है, वही सब्जी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा उसमें परिवर्तन होगा जो कि खाने में अच्छा लगता है। इसीलिए हम लोग सब्जी वगैरह बाकी बहुत सारी चीज़ जो है उसको लोग पका के खाते हैं, क्योंकि पकना किसी चीज़ का वो भी एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा पकना, जैसे आम, कच्चा आम आप खा के देखिए तो जब आम कच्चा रहता है उसका स्वाद एकदम अलग रहेगा, वही जब पक जाता है तो उसका स्वाद एकदम अलग हो जाता है। क्योंकि पकना भी, देखिए पकाना और पकना दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, दोनों ही रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कोई अगर आपको पका रहा है तो वो भी एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा रासायनिक परिवर्तन होगा ना कि अगर एकदम बार बार कोई पका रहे हैं, चलो यार घूमने चले, चलो यार घूमने चले, चलो यार घूमने चले, तो आप खूब मन से पढ़ रहे हैं, एकदम आपका बॉडी जाम आ गया, खूब मन से पढ़ाई कर रहे हैं, और आपका दोस्त बार आके आपको पका रहा है, चलो 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 रहने दो, कितना पढ़ोगे, कलेक्टर नहीं बन जाओगे, पढ़ने लिखने से आज तक कोई कुछ नहीं हुआ है। आप सुनते सुनते एक टाइम ऐसा आएगा, इतना पक जाएंगे कि एक थप्पड़ उठा के जड़ देंगे, और जैसे ही जड़ेंगे तो वैसे ही एक नया पदार्थ बनेगा, नया रिश्ता बनेगा। यानी कि अभी जो आप दोनों में दोस्ती का रिश्ता था वो रिश्ता टूट जाएगा और एक नया रिश्ता बनेगा, वो होगा दुश्मनी का। अब वो भी खोजेगा कि आपको कब पाएंगे एक थप्पड़ मारे, है ना। तो इसलिए पकाना और पकना ये दोनों ही रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया समझ पाएंगे। एक और एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ, जंग लगना। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहा देखेंगे जब प्योर होता है तो एकदम चमकता है, शाइन करता है, बढ़िया होता है। वही आप अभी शीत में छोड़ दीजिए तो नमी की उपस्थिति में वायु के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन से अपक्रिया करके उसका संक्षारण हो जाएगा, और संक्षारण होने के बाद बनेगी जंग, जो कि लोहे की ऊपरी परत पर चिपक जाती है, पपड़ी जैसे जम जाती है, उसे ही जंग कहते हैं। यानी कि लोहा नहीं है, जो जंग होता है वो देखने में आपको लगेगा लोहा ही छूटा हुआ है, लेकिन लोहा नहीं है वो। उसका सूत्र हो जाता है Fe2O3 हो जाता है, जबकि प्योर लोहे का जो सूत्र होता है वो होता है Fe, यानी कि फेरस। यानी कि फेरस किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे नया पदार्थ बना है, और जब जब नए पदार्थ का निर्माण होगा तब तक रासायनिक परिवर्तन होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही डिटेल मैंने बता दिया, आप लोग समझ पाए होंगे। मैं एक बार में लिखवा देता हूँ क्या होगा। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होगा कि यदि किसी भी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो ऐसे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे किसी भी पदार्थ का जलना, सड़ना, पकना आदि रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगले पॉइंट में लिख लीजिएगा, पॉइंट बना करके या उदाहरण बना करके, जैसे दूध से दही का बनना, जैसे कागज का जलना, जैसे खाने में दुर्गंध आना, भोजन लिख लीजिएगा, जैसे भोजन में कुछ समय पश्चात दुर्गंध आना, जैसे लोहे में जंग लगना, है ना। ये सब की सब जो है, जैसे मैग्नीशियम रिबन का जलना, तो ये सब के सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। आम का पकना, केले का पकना, केले का सड़ना, ये सब के सब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब हो जाएगा आपका यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन। अब आते हैं अगला, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। ध्यान समझिएगा, हम लोगों ने समझ लिया भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन, अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, अभिक्रिया तब कहा जाएगा ना जब रासायनिक परिवर्तन हो, यानी कि जो अभी आप रासायनिक परिवर्तन समझे हैं वही बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया भी है। यानी कि बोल सकते हैं हम लोग, परिभाषा लिखिएगा तुरंत वीडियो रोक करके, कि रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसी को जो
प्रदर्शित किया जाता है, लिखने की जो विधि होती है या जो दिखाया जाता है उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से, कि रासायनिक परिवर्तनों द्वारा किसी नए पदार्थ का निर्माण ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यही लिख लीजिए, सबसे छोटा रहेगा, आसान रहेगा, कि रासायनिक परिवर्तनों द्वारा किसी नए पदार्थ का निर्माण ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और भी आप मॉडिफाई करके डिटेल लिखना चाहते हैं तो रासायनिक परिवर्तनों द्वारा किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी नए पदार्थ का निर्माण ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कैसे भी करके आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो कोई एक परिभाषा जो मैं बोला हूँ इसमें से कोई भी एक परिभाषा लिख लीजिए। जैसे करके आप लोग ये वाली अभिक्रिया लिख लीजिए जो कि एनसीईआरटी में सबसे पहली अभिक्रिया आपके सिलेबस में दी गई है, कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये क्या है, तो ये मैग्नीशियम की राख होती है जो सफ़ेद सफ़ेद होती है, जिसको लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो मेरे ख्याल से रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई होगी, ठीक ना। अब आते हैं पहचान, कैसे पता करें कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के कई तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका है अवस्था में परिवर्तन। पहला तरीका है अवस्था में परिवर्तन, यानी कि आप देखेंगे सामान्यतः अवस्था बदल जाती है। कई बार ऐसा भी होता है नहीं भी बदलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैक्सिमम अभिक्रिया में ऐसा होता है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ये देखेंगे आप तो दोनों में कॉमन है, अवस्था में परिवर्तन होगा तो भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन को देख करके मत बोल दीजिएगा कि रासायनिक परिवर्तन है। केवल अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तब वो भौतिक परिवर्तन ही होगा। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे भौतिक अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये है ना कि जैसे अगर मान लीजिए किसी चीज़ को जलाएंगे, जैसे मैं कागज़ का ले रहा था, कागज़ अगर आप जलाएंगे तो उसमें से देखेंगे धुआं निकलता है, धुआं। अब ये जो धुआं होता है वो कागज़ से बिल्कुल अलग है। धुआं आया कहाँ से, तो धुआं आया कागज़ के जलने से। CO2 कैसे बनी, कागज़ के जलने से बनी। यानी कि कागज़ पहले से धुआं तो था नहीं, लेकिन जब हम लोग जलाए तो एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो धुएं के रूप में ब्लैक ब्लैक निकल रही है। तो यहाँ पे जो नया पदार्थ बन रहा है वो अलग अवस्था में आ रहा है, इसलिए इसको बोला गया कि अवस्था में अगर परिवर्तन होगा तब भी हम लोग पहचान लेंगे कि हाँ रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। समझ पा रहे हैं, यानी संगठन बदलना चाहिए। तो ऐसा ही होता है, कई बार जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो उसमें से पता चला कोई गैस निकल रही है। जब कोई गैस निकलती है तो उसे ही कहते हैं कि अवस्था में परिवर्तन हुआ है। इसका एक और मैं व्यवहारिक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि जैसे आप देखेंगे, अभी मैं खाने का ही जो एग्जाम्पल ले रहा था, मान लीजिए सब्जी आप बना करके 3-4 दिन छोड़ दीजिए, तो जैसे आप कुकर खोलेंगे वैसे ही महकने लगेगा। क्यों महकने लगा, क्योंकि जब उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई, जब उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ तो कुछ नई गैसों का निर्माण हुआ, और वही नई गैसें जब आप कुकर खोलेंगे तो निकल रही है जो कि महक रही है। तो अभी यहाँ पे पहले से उसमें कोई गैस नहीं थी, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के बाद वो जो उसमें जो भी द्रव के रूप में या ठोस के रूप में जो पदार्थ था उसमें से कुछ गैस के रूप में बदल गया, तो ठोस से गैस में बदला, इसीलिए इसको कहा जाता है अवस्था में परिवर्तन हुआ, और ये एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया हो गई। क्लियर है बात। अगला है रंग में परिवर्तन। कई बार बहुत सारी ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें देखेंगे आप रंग का परिवर्तन हो जाता है, रंग भी बदल जाता है। जैसे अभी मैं बोला कि पकने में आप देखेंगे जो आम होता है, आम, तो आम अगर कच्चा है तो उसका जो रंग होता है वो हरा होता है, हरे कलर का होता है। जबकि यही जब पक जाता है तो पकने के बाद जो आम होता है, पका हुआ आम, ये कच्चा आम है ना, कच्चा आम। बादाम मत समझिएगा, मैं कच्चा आम बोल रहा हूँ, और यह पका हुआ आम। तो अगर आप पके हुए आम की बात करेंगे तो इसका जो कलर होता है वो पीला हो जाता है। तो अभी आप देखेंगे कलर, रंग में परिवर्तन आया, जबकि एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। पकना क्या है, पकना एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि आम जो हरा था वो पकने के बाद पीला हो गया, यानी कि रंग में परिवर्तन हुआ। तो रंग देख करके भी हम लोग पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है।
अगली जो पहचान वही जो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा था गैस वाली, कि बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें से कोई ना कोई गैस निकलती है ना। सोडियम मेटल को आप उठा करके अगर फेंकेंगे, पानी में डालेंगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस तरीके से बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ ऐसी हैं जिनमें से देखेंगे आप गैस निकलती है ना। जैसे सांस लेना ही आप देखेंगे, सांस जब हम ले रहे हैं अंदर की तरफ, तो जब अंदर जा रही है सांस तो ऑक्सीजन जा रही है। ऑक्सीजन हमारे सभी कोशिकाओं में जा करके उसमें उपस्थित ग्लूकोज को जलाती है, और जलाने के बाद देखेंगे उसमें एक नई गैस बनती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तब निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसी तरीके से कई बार रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस भी निकलती है, तो इससे भी हम लोग पहचान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसी तरीके से अगला जो टॉपिक है वो है ताप। कई बार रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ताप में परिवर्तन हो जाता है। ताप में परिवर्तन का अर्थ ये है कि पहले ठंडा था, पता चला रासायनिक अभिक्रिया होते होते गर्म हो गया। जैसे आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि कभी अगर आप पोताई लिपाई पोताई किए हो, पेंट किए हो उसका चूने का, तो चूने का जो सूत्र होता है जब आप लेके आएंगे मार्केट से, तो जो मार्केट वाला जो चूना होता है उसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इसका सूत्र होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन जब इसको आप पानी में डाल देंगे H2O में, जैसे ही आप पानी में डालेंगे तो पानी में डालने के बाद ये बदल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस बना देता है। जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है, कैसे अभिक्रिया हुई अभी हम लोग डिटेल में आगे चल करके समझेंगे। अभी अभिक्रियाओं का प्रकार पढ़ना तो अब मैं दोबारा इसको लूँगा, बताऊँगा। फिलहाल के लिए आप समझिए कि कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है, जिसको लोग बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। इसको जैसे आप जल में डालेंगे, पानी में डालेंगे तो ये बुझ जाता है, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। आप लोग एकदम घबराइएगा मत कि सर कुछ लिखवा नहीं रहे हैं, इसका पूरा आपको नोट्स बाकायदे मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो मैं बाकायदे जैसे परिभाषा लिखा हूँ ऐसे लिखते जाऊँगा। अदरवाइज आप लोग समझने फिलहाल फोकस रखिए, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर सकेंगे। नोट्स इसका आपको दे दिया जाएगा ताकि आप आराम से उसको नोट कर सकें, ठीक ना। फिलहाल के लिए तो बुझा हुआ चूना, जैसे ही पानी मिला के डालेंगे तुरंत ये बुझ जाता है, जिसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना। तो जब आप मार्केट से कोई चूना लेकर के आएंगे खरीद करके, जो पाउडर होता है उसको कहते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और अभी इसमें कोई पानी नहीं डाला गया है तो इसलिए उसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। लेकिन जैसे उसको आप पानी मिला के डाल देंगे तो वैसे ही बुझ जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। और बुझ इसलिए जाता है क्योंकि आप कभी महसूस करिएगा बहुत ज़्यादा उसमें से ना, जो जिस भी बर्तन में आप उसको भिगाएंगे चूना ला करके, वो पूरा बर्तन एकदम गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। अगर आप प्लास्टिक की बाल्टी में उसको भिगाएंगे चूने को तो पता चला टहक भी सकती है ना, मेल्ट हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे देखिएगा तो ताप में परिवर्तन हो रहा है, ताप में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अभी पहले ताप जब कैल्शियम ऑक्साइड लेकर के आए तो उसमें लग रहा था ये कहाँ गर्म है, लेकिन जैसे पानी में डाले तो पानी में डालने के बाद और ठंडा होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है पानी पूरा एकदम गर्म हो जा रहा है, बल्कि इतना गर्म हो जाता है कि उबलने लगता है, पूरा लगता है इसको नीचे से कोई हीट कर रहा है अपने आप। तो इस तरह से कई बार जब ताप में परिवर्तन होता है तब भी हम लोग समझ जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये भी रासायनिक अभिक्रिया होने का एक लक्षण है। अगला है अवक्षेप बनना। कई बार आप देखिए अवक्षेप बनता है, थक्का बन जाता है। जैसे आप देखिए दूध का फटना, दूध का फटना एक तरह का अवक्षेप वाली अभिक्रिया है। शुरुआत में दूध था एकदम बढ़िया, पीने ही वाले थे, चाय बनने ही वाला था, लेकिन जैसे ही चाय में पड़ा वैसे ही फट गया। और जैसे ही फटता है तो फटने का मतलब क्या होता है कि वो थक्के के रूप में, छोटे छोटे थक्के के रूप में तैरने लग जाता है। जो दूध लिक्विड होना चाहिए था वो पता चला ठोस हो जाता है, ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में आकर के ऊपर तैरने लगता है, उसी को कहते हैं अवक्षेप।
अवक्षेप का अर्थ होता है थक्का बनना, जिसको इंग्लिश में प्रेसिपिटेट कहते हैं, शॉर्टकट में पीपीटी कहते हैं। घबराइएगा मत, ये पढ़ना है अभी आगे, है ना। जितना टॉपिक अभी आ रहा है वो सब डिटेल में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे दोबारा से, तो वहाँ मैं फिर से बताऊंगा। फिलहाल के लिए भी इंट्रोडक्शन है तो उसको समझते जाइए। अवक्षेप वाला भी लोग दोबारा से पढ़ेंगे, ताप वाला भी लोग दोबारा पढ़ेंगे, गैस वाला भी मैं दोबारा आपको याद दिलाऊंगा, रंग वाला भी, अवस्था वाला भी, सब आएगा भी आगे, तो टेंशन की बात नहीं है। अभी यहाँ पे आपसे पहचान हेडिंग डाल करके लिख लीजिएगा, अवस्था, रंग, गैस, ताप, अवक्षेप। ठीक ना, अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए, पूरा समझाने के लिए लिखवा दे रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के हो जाएगा अवक्षेप, यानी कि किसी भी चीज का सेमी सॉलिड बोल लीजिए, हल्का हल्का सॉलिड बन करके तैरने लग जाना ही अवक्षेप होता है। तो अगर ऐसा कुछ अवक्षेप बन रहा है तब भी उसको कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करें। ये टॉपिक भी हम लोगों ने खत्म कर लिया। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान क्या है। एक टॉपिक मैं और समझा देता हूँ आपको, रासायनिक समीकरण। इसके पहले अगर आप लिखना चाहते हैं पहचान में, तो हेडिंग डाल लीजिएगा रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान, पूरी हेडिंग डालिएगा रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान, जो यहाँ पे लिखा हुआ है पहचान, हेडिंग डाल करके लिख लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। ये लिख करके फिर उसके नीचे लिखिएगा, पहला पॉइंट बना करके लिखिएगा, पहला पॉइंट अवस्था में परिवर्तन, दूसरा पॉइंट लिखिए रंग में परिवर्तन, तीसरा पॉइंट लिखिए गैस में परिवर्तन, चौथा पॉइंट लिखिए ताप में परिवर्तन, और 5वां पॉइंट लिखिए अवक्षेप का बनना। ये लिख लीजिए, ये हेडिंग हो जाएगी खत्म। ठीक ना। तो मैं अभी तक सारी हेडिंग आपको लिखवाते भी आ रहा हूँ। भौतिक परिवर्तन मैंने लिखवा दिया, रासायनिक परिवर्तन मैंने लिखवा दिया, रासायनिक अभिक्रिया भी मैंने लिखवा दिया, और ये है रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया, समझा दिया, पढ़ा दिया बढ़िया से। ठीक ना। अब आगे आते हैं, अगला टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ आ जाइए, रासायनिक समीकरण। अभी हम लोग देखे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने देखा कि कोई एक पदार्थ है, उसका रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसका संगठन बदल जाएगा, संगठन बदलेगा तो कोई नया पदार्थ बनेगा। ये तो ठीक है, चलिए आपने मुंह से बता दिया कि हाँ रासायनिक संगठन बदलेगा, नया पदार्थ बनेगा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा बदला और किस में बदला, क्या बना, कैसे बना। तो इसी को पता लगाना, या बोल लीजिए इसी को लिख करके बाकायदे दिखाना कि देखिए ये तत्व से पहले बना था, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बाद ये तत्व से ये तत्व में बदल गया है, नया पदार्थ ये देखिए इन तत्वों से मिलकर के बना है। कुल मिलाकर के रासायनिक अभिक्रियाओं को ही प्रदर्शित करने का जो तरीका है लिख करके, उसे ही कहा जाता है रासायनिक समीकरण। तो हेडिंग डालिएगा फट से, रासायनिक समीकरण, उसको उसमें परिभाषा लिखिएगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीकों, या पूरा लिखिए तत्वों के प्रतीकों तथा सूत्रों की मदद से, फिर से लिखिएगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को तत्वों के प्रतीकों व सूत्रों की मदद से प्रदर्शित करने के तरीके को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे करके लिख लीजिएगा Mg+O2 एरो लगा करके MgO। ठीक ना। अब देखिए मैग्नीशियम हम लोगों ने हिंदी में नहीं लिखा, मैग्नीशियम का हम लोग प्रतीक इस्तेमाल किए हैं, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, तो मैग्नीशियम की जगह पर हम लोगों ने Mg लिख दिया। अब हमको लिखना था ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का को हिंदी में हम लोगों ने नहीं लिखा, और ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O भी हम लोगों ने नहीं लिखा, हम लोग लिखे हैं O2। क्यों लिखे हैं, अभी अगली हेडिंग में बताने जा रहा हूं कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या है, कैसे लिखते हैं, क्यों यहाँ पे मैग्नीशियम को सिर्फ Mg लिखे हैं जबकि ऑक्सीजन लिखना था तो O2 लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है खेल आणविक अवस्था का, यानी कि कोई भी तत्व को हमेशा आणविक रूप में लिखना होता है, कभी भी परमाणविक रूप में नहीं लिखा जाता। परमाणु का मतलब है सिंगल लिखा जाता है, परमाणु होता है, और जब उसको अणु के रूप में लिखा जाता है तो कुछ न कुछ लगा होता है
तो आप बोलेंगे सर इसको O2 लिखें तो इसको भी Mg2 लिखिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे तत्व जिसमें धातुएं खास करके ऐसी हैं जो हमेशा एक परमाणविक होती हैं, कक्षा 9 में आपको पढ़ाया गया होगा, जो हमेशा एक परमाणविक होती हैं, एक ही परमाणु से मिलकर के बनी होती हैं, यानी कि ये परमाणु के रूप में भी Mg रहेगा और अणु के रूप में भी Mg रहेगा, इसीलिए इसको केवल Mg लिखा गया है। लेकिन ऑक्सीजन परमाणु के रूप में सिर्फ O रहता है, जबकि अणु के रूप में O2 रहता है, और इसीलिए इसको यहाँ पे O2 लिखा गया है। अभी मैं इसको आगे समझाऊंगा। तो MgO2 से मिलकर के यहाँ पे बना है MgO, एक नया पदार्थ बना है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको दिखाने की जो विधि है ना कि Mg लिख दिया, ऑक्सीजन के लिए O2 लिख दिया, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना था तो MgO लिख दिया, यही प्रदर्शित करने की विधि को ही कहा जाता है रासायनिक समीकरण। तो मेरे ख्याल समझ पाए होंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो लास्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए 2-3 बातों का ज्ञान होना चाहिए। मैं बोल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे हिंट लिखा हूँ, सिर्फ मैं बोल दे रहा हूँ, तो वीडियो रोक रोक करके आप लोग लिखते जाइएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए तत्वों तथा यौगिकों की, लिखिएगा, तत्वों तथा यौगिकों के अणुसूत्र या प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। अगर आपको अणुसूत्र या प्रतीक नहीं पता है तत्वों का, तो आप रासायनिक समीकरण नहीं लिख पाएंगे, ठीक ना। तो पहला पॉइंट यही रहेगा, लिख लीजिएगा कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए तत्वों या यौगिकों के अणुसूत्र या प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। दूसरा लिखिएगा कि तत्वों या यौगिकों को सदैव रासायनिक समीकरण में आणविक अवस्था में या आणविक रूप में ही लिखा जाता है। फिर से एक बार लिखिए, मैं बोल दे रहा हूं कि रासायनिक समीकरण में तत्वों या यौगिकों को सदैव आणविक रूप में ही लिखा जाता है। या दूसरे पॉइंट में लिख दीजिएगा, जैसे करके, इसमें जैसे करके डाल दीजिएगा आणविक रूप में। जैसे आप देखेंगे हाइड्रोजन लिखना होगा तो H नहीं लिखेंगे, इसके अणु के रूप में लिखेंगे H2। ऑक्सीजन लिखना होगा तो सिर्फ O नहीं लिखेंगे, क्योंकि O है परमाणु, सिंगल है। शादीशुदा वाला ऑक्सीजन लिखेंगे यानी कि O2 लिखेंगे, डबल है ना। अगर क्लोरीन लिखना है तो Cl2 लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। आयोडीन लिखना है तो I2 लिखेंगे, ये I2 लिखा हुआ है। अमोनिया लिखना है तो NH3 लिखेंगे, और वहीं पे अगर जल लिखना है तो H2O लिखेंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे लिखते चले जाएंगे, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आगे कर दीजिएगा, ठीक ना। तो हमेशा ये सब अणु है, आणविक रूप में ही हमेशा लिखा जाता है। आपको कक्षा 9 में पढ़ाया गया होगा, 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु कैसे करके पढ़ाया गया होगा, तो उसी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक ना। अगला लास्ट पॉइंट रहेगा आज का, वो है कि जितने भी, अगर गलती से कोई एक परमाणु है, कोई एक ऐसा आदमी है ना जो योगी मोदी जैसा है, यानी कि बोले कि नहीं हम जीवन भर शादी नहीं करेंगे, तो उसको कहा जाता है एक परमाणु। जो बोले हम जीवन भर शादी नहीं करेंगे उसको क्या कहते हैं, एक परमाणु कहा जाता है। हमारे पास भी एक टीचर है, वो हमेशा बोलते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, तो हम उनको एक परमाणु कहते हैं, मन ही मन कहते हैं, उनके सामने से नहीं बोलते हैं ताकि उनको पता ना चले, है ना। तो एक परमाणु कहा जाता है। एक परमाणु कौन होते हैं, सामान्यतः धातुएं होती हैं। कौन कौन सी धातुएं, मैं कुछ का नाम लिख दे रहा हूँ। सभी धातुएं सामान्यतः एक परमाणु होती हैं। जैसे अगर आपको सोडियम लिखना हो, तो सिर्फ आप Na लिख करके छोड़ दीजिए। कैल्शियम लिखना हो सिर्फ आप Ca लिख करके छोड़ दीजिए। पोटेशियम लिखना हो सिर्फ आप K लिख करके छोड़ दीजिए। आयरन लिखना हो सिर्फ आप Fe लिख करके छोड़ दीजिए। इसी तरीके से कोई भी धातु, जिंक लिखना हो तो Zl लिख करके छोड़ दीजिए, आगे आदि कर दीजिएगा, ETC आदि जैसे करके, ठीक है। तो कोई भी अगर एक परमाणु है तो उसको हमेशा सिंगल रूप में ही लिख करके छोड़ दिया जाता है। उसी तरीके से अभी आप देखिए जो मैग्नीशियम वाला एग्जाम्पल था, मैग्नीशियम इसीलिए केवल Mg लिखा गया था क्योंकि वो धातु होती है। तो Mg एक परमाणु होने की वजह से सिंगल लिखा जाता है। योगी मोदी का दूसरा रूप है मैग्नीशियम, इसीलिए सिंगल लिखा जाता है, इसको डबल नहीं लिखा जाता है।
तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। तीसरे पॉइंट में लिख लीजिएगा कि रासायनिक समीकरण लिखते समय एक परमाणुक तत्वों को केवल उनके संकेतों या प्रतीकों द्वारा ही दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरे पॉइंट में लिख करके जैसे करके लिख लीजिएगा, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फेरस, जिंक, ये सब ऐसे प्रतीक लिख लीजिएगा, हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो ये रही आज की क्लास, जिसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किए हैं। लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत मज़ा आया होगा, पढ़ने में अच्छा लगा होगा, पूरा समझ में आया होगा। हम लोग लगातार और मेहनत करते रहेंगे ताकि आपको कंटेंट और बढ़िया मिलता जाए। फिर से मैं एक बार आपसे आग्रह करूँगा कि कृपया सभी लोग, जो लोग भी अभी तक ऑनलाइन एडमिशन नहीं लिए हैं, फटाफट से ले लें और आपके अपने दोस्तों को भी बताएं जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं, जो लोग दूर के हैं, फटाफट से लोग एडमिशन ले लीजिए। इसके अलावा अगर कुछ सुधार करवाना चाहते हैं क्लास में कि सर ये भी करिए, सर वो भी करिए, ऐसे भी करिए, वैसे भी करिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, हम लोग उसमें सुधार कर देंगे। या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर लिख करके भेजिएगा कि सर ऐसे ऐसे करिए, तो हम लोग अगले वीडियो से उसमें सुधार कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।